हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वाक्य, जिन्हें हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। ओके, आइए पाठ को शुरू करते हैं। वाक्य में प्रयोग हुए बिना शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अगर हम कोई भी वाक्य कर रहे हैं या कोई भी वाक्य बना रहे हैं तो उसमें शब्द के बिना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। शब्द अपने आप में ही अर्थवान होता है। जो शब्द होता है बच्चों वो अपने आप में ही अर्थवान होता है। उसका कोई हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, तो इसलिए जो शब्द है वो अपने आप में ही एक अर्थवान होता है। क्लियर है। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होकर उन्हें एक निश्चित अर्थ मिल जाता है। वाक्य में सम्मिलित होकर प्रयुक्त होकर उन्हें एक अच्छा क्या मिल जाता है, अर्थ मिल जाता है। ठीक है, तब वे पद बन जाते हैं। तब वे क्या बन जाते हैं बच्चों, पद बन जाते हैं। ठीक है, वाक्य में सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है। ठीक है, वाक्य में सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है। जैसे सड़क रहा एक दिखा आदमी पर तमाशा। अब आप यहाँ देखेंगे इस अर्थ का इस वाक्य को कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, शब्दों के इस अव्यवस्थित समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो हम भी अभी कह रहे थे कि हमें इस वाक्य की कोई भी बात समझ नहीं आ रही है कि सड़क रहा एक दिखा आदमी पर तमाशा, तो कोई भी इसका वाक्य का अर्थ नहीं है। ठीक है, वाक्य से पूरी बात समझ में आना जरूरी है। अब इन्हीं शब्दों के इस समूह को देखिए। एक आदमी सड़क पर तमाशा दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस वाक्य को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एक आदमी है, वो कहीं सड़क पर है और सड़क पर क्या कर रहा है, वो तमाशा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाक्य सही है। शब्दों के इस समूह से पूरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि यह समूह व्यवस्थित है। क्योंकि यह समूह जो व्यवस्थित ढंग से क्रमवश ढंग से दिया गया है, इसलिए इसकी हर बात समझ में आ रही है। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। पद, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जो हमारे शब्द होते हैं जो वो वाक्य में मिल जाते हैं तो क्या होता है, वो पद बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे वाक्यों के अंग। अब हम वाक्यों के अंग देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, आगे देखेंगे वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। ठीक है, उद्देश्य तथा विधेय। सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे विधेय। विधेय के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय ही कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण है। अब वाक्यों के मतलब उद्देश्य के और विधेय के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें अच्छे से हम समझेंगे बच्चों। ठीक है, अशोक। अब यहाँ अशोक उद्देश्य है और एक महान राजा था, ये हमारा विधेय है। वो क्या था, एक राजा था, तो ये हमारा विधेय हो गया। लेकिन जो व्यक्ति है, जो राजा है, वो हमारा क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य। ठीक है, वह आदमी। अब वह आदमी हमारा उद्देश्य है। झूठ बोल रहा है, ये हमारा विधेय है। वो क्या क्रिया कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, बिम्मी का छोटा भाई हरिद्वार में नौकरी करता है। अब बिम्मी का छोटा भाई ये हमारा उद्देश्य है और हरिद्वार में नौकरी करता है, ये हमारा विधेय है। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उन्हें साहसी और महत्वाकांक्षी बना दिया। और शिवाजी की माता जो हैं, जिनका नाम जीजाबाई है, उन्होंने साहसी और महत्वाकांक्षी बना दिया। किसको, शिवाजी को। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर पता चला उद्देश्य कौन सा और विधेय कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वाक्यों के भेद जानेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इनके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वाक्यों के दो भेद होते हैं, यानी कि वाक्य के दो जो भेद हैं दो आधारों पर किए गए हैं। कौन कौन से आधार हैं बच्चों, रचना के आधार पर पहला है, दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। यहाँ सबसे पहले की बात करेंगे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य की भेद पढ़ेंगे। ठीक है,
जो हमारे रचना के हैं, फिर उसके बाद हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। हमारी जो वाक्य के भेद हैं, वाक्य के 2 भेद हैं, रचना भेद, ठीक है, और अर्थ भेद, ठीक है, अर्थ के आधार। अब यहाँ पर रचना के जो रचना के भी अंदर दिए गए हैं वो हमारे कितने भेद हैं? वो हमारे 3 भेद हैं। 3 भेद दिए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सरल वाक्य देखेंगे बच्चों, क्लियर करते चलेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझते चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और उसे हम अच्छे से रीड करते चलेंगे, समझते चलेंगे। क्लियर है बच्चों? जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं बच्चों, ठीक है। जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। क्लियर है? सरल वाक्य कौन से होते हैं आगे देखेंगे। अब सरल वाक्य के कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। सेकंड है हमारा भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। थर्ड है हमारा नागेश कल देर से आया था। तरुण की भाभी बीमार है। हमारी ये 4 एग्जाम्पल है, 4 उदाहरण है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों हम संयुक्त वाक्य। ये हमारे सरल वाक्य थे, अब ये हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं आइए इनको अच्छे से समझेंगे बच्चों। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान स्वतंत्र वाक्य होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में एक से ज्यादा वाक्य मिले हुए होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम यहाँ पर उसके क्या उदाहरण पढ़ेंगे। हम नागपुर गए और वहाँ 4 दिन रहे। अब ये 2 वाक्य हैं बच्चों, हम नागपुर भी गए और वहाँ 4 दिन रहे, तो ये मिक्स हो गया ना, एक दूसरे के साथ जुड़ गया ना, तो ये क्या हुआ, संयुक्त हो गया। वह चुपचाप आया, हम लोगों से मिला किंतु रुका नहीं। अब यहाँ 3 वाक्य हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहला वाक्य है हमारा वह चुपचाप आया, फिर दूसरा वाक्य है हमारा हम लोगों से मिला, तीसरा है हमारा बच्चों कि किंतु रुका नहीं। तो 3 वाक्यों के साथ हमारा क्या वाक्य बना, संयुक्त वाक्य। क्लियर है? तुम अकेले घर चले आए, मतलब तुम अकेले, ये पहला वाक्य है, घर चले जाओगे या मैं छोड़कर आऊं, तो यहाँ पर भी 3 वाक्य हो रहे हैं। या यहाँ पर बच्चों या लग रहा है, वो भी हमारे बाद का अलग वाक्य है, ठीक है, या उसे जोड़ रहा है, तो क्या है ये, संयुक्त वाक्य है। वह मेरी बात मानेगा, कोमा लगा हुआ है, अन्यथा उसे सजा मिलेगी। तो ये 2 वाक्य हैं, तो आप समझ पाए बच्चों। आगे देखिए, अब यहाँ पर है कुछ याद रखने वाली बात। संयुक्त वाक्य में और अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, अन्यथा, नहीं तो आदि संयोजकों का भी प्रयोग होता है, आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। कौन कौन सा, और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, अन्यथा, नहीं तो आदि योजकों का प्रयोग होता है। अब बात करेंगे बच्चों मिश्र वाक्य की, ठीक है। हमने संयुक्त वाक्य पढ़े, सरल वाक्य पढ़े, अब पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान सरल उपवाक्य और या अनेक आश्रित सरल उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर भी मिश्र वाक्य की क्या है, उदाहरण दिए गए हैं। मुझे पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये क्या है, मिक्स वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य है। यह वही किताब है जो तुमने खोदी थी। अब यहाँ भी मिश्र वाक्य है कि ये एक दूसरे के साथ मिश्र हो रहे हैं, ठीक है, मिक्स हो रहे हैं। हम उसका विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वह अक्सर झूठ बोलता है। ये भी हमारा मिक्स वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य है। अगर वह समय पर आ गया तो मैं चला जाऊंगा, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य है, याद रखिए। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य के बिना आश्रित वाक्य और आश्रित उपवाक्य के बिना प्रधान उपवाक्य पूरा नहीं होता है। वास्तव में ये दोनों ही उपवाक्य होते हैं, पूर्ण वाक्यों को कोई भी नहीं होता है, पूर्ण वाक्य का कोई भी नहीं होता है। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम अर्थ के आधार पर देखेंगे वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। अब हमारे वो 8 भेद कौन कौन से हैं बच्चों? विधानार्थक वाक्य, सबसे पहला हमारा विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है हमारा आज्ञार्थ वाक्य,
5वां है संदेहार्थक वाक्य, छठा है हमारा इच्छार्थक वाक्य, और 7वां है संकेतवाचक वाक्य, और 8वां है विस्मयबोधक वाक्य। क्लियर है बच्चों? मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था कि विस्मयबोधक कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें अच्छे से समझेंगे 8 वाक्यों को। सबसे पहला है हमारा बच्चों, आइए अब इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को, एक एक वाक्य को हम अच्छे से समझते चलेंगे बच्चों। ठीक है, रीड करते चलेंगे मेरे साथ। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया। जिसके द्वारा कार्य होने की सामान्य सूचना, मतलब कोई नॉर्मल या सामान्य सूचना मिलती है, उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब ये सामान्य रूप से ही तो है कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, तो ये हमारा विधानार्थक वाक्य है। सूरज छिप गया, अब ये भी हमारा क्या है? सामान्य है। लाखन आज जयपुर जा रहा है, सीधी बात है। 2 और 2 4 होते हैं, ये भी हमारी सिंपल बात है। तो क्या है? ये सामान्य बातें हैं। ठीक है, क्लियर है? निषेधवाचक, जिन वाक्यों में कार्य के होने का निषेध किया जाता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण है, जैसे वे आज नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो निषेध है, जिन वाक्यों के कार्यों में निषेध होने का, यानी कि पता चल रहा है निषेध कि बिल्कुल निषेध किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ठीक है, वे आज नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल सटीक बात बोली गई है। ठीक है, तो ये क्या? निषेधवाचक है। तुम ऐसा मत करो, तो यहाँ किसी कार्य को मना किया गया है, तुम ऐसा मत करो। ठीक है, तो ये क्या? निषेधवाचक है। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक कौन से हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वो कौन से होते हैं बच्चों प्रश्नवाचक? वह कहाँ जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर जो कहाँ है, कहाँ, क्यों, क्या, कहाँ और क्या, ये क्या हमारे इनसे पता चल रहा है, ये प्रश्नवाचक शब्द में, हमारे प्रश्नवाचक शब्द में आते हैं। और प्रश्नवाचक हर वाक्य के बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। वह कहाँ जा रहा है, तो बच्चों वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम क्यों नहीं गए, यहाँ भी प्रश्नवाचक है। सीमा ने क्या किया, सीमा ने क्या किया, ये भी हमारा प्रश्नवाचक है, क्योंकि सीमा ने क्या किया मतलब कोई काम, यानी कि क्या किया। ठीक है, क्या वे कल पुणे जाएंगे, पुणे जाएंगे, पुणे होता है ना, नाम है मुंबई के, आई थिंक मुंबई में पड़ता है पुणे। ठीक है, तो ये वे कल पुणे जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे क्या हैं? प्रश्नवाचक है। आगे देखेंगे आज्ञार्थ वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश दिया जाता है, उसे आज्ञार्थ वाक्य कहते हैं। चुपचाप बैठकर अपना काम करो। अब यहाँ आज्ञा ही तो दी जा रही है कि चुपचाप बैठकर अपना काम करो। कृपया मेरी सहायता करो, यहाँ भी पूछा जा रहा है कि कृपया मेरी सहायता करो, बुलाया जा रहा है। सदा सच बोलो। ठीक है, अपना काम स्वयं करो। तो यहाँ आज्ञार्थ उपदेश दिए गए हैं या उपदेश हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ पाए? आगे देखेंगे संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह, शंका या संभावना की सूचना मिलती है, उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण है, शायद आज हमारा काम बन जाए, संभवतः आज वर्षा हो, कि ये संदेह है। तो हमारे इन वाक्यों में क्या संदेह है? शायद, यहाँ शायद लगा हुआ है तो संदेह झलक रहा है। संभवतः संदेह है। ठीक है, हमारी परीक्षा परिणाम कल आ सकता है, यहाँ आ सकता ही हमारा संदेह है। उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, अब यहाँ पर जो होगा ना, तो ये हमारा संदेह में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे इच्छार्थक शब्द। ठीक है, इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद प्रकट होता है, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अब यहाँ इच्छा ही तो है, आओ घर चलें, उदाहरण है आओ घर चलें, तो हमारी इच्छा है भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब हम इच्छा से, दिल से किसी को दुआ दे रहे हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो,
ये भी हम किसी शादीशुदा महिला को जब एक आशीर्वाद दिया जाता है, बड़े बुजुर्ग देते हैं, तो ये तो कहते हैं दूधो ना हो पूतो फलो। तो यहाँ भी क्या है, एक इच्छा अनुसार क्या आशीर्वाद दिया जा रहा है। जुग जुग जियो, यहाँ भी एक इच्छा अनुसार, जब पैर छूते हैं हम बुजुर्गों के, वो भी हमें ऐसे बोलते हैं जुग जुग जियो। तो ये क्या हमारी इच्छा अनुसार क्या है, ये भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य की। जिस वाक्य में शर्त या संकेत दिया जाता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं न आऊं तो तुम चले जाना। अब यहाँ संकेत है कि शायद, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नहीं आऊं समय पर तो तुम चले जाना। तो यहाँ क्या संकेतवाचक है। यदि वर्षा हुई तो मैं नहीं आऊंगा, तो ये संकेत है कि आज मौसम खराब सा है, यदि वर्षा हुई तो मैं नहीं आऊंगा। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों विस्मय बोधक वाक्य की। जिस वाक्य के द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है, तो यहाँ विस्मय बोधक आ रहा है क्योंकि हर्ष, शोक और भाव जो हमारे प्रकट हो रहे हैं। आहा कितना सुहावना मौसम है कि हमारे मन को बड़ी सुकून मिला, अच्छा लगा कि वाह कितना अच्छा मौसम है। तो क्या ये भाव दिख रहा है हमें, विस्मय बोधक है। अरे तुम भी आ जाओ, आ गए, अरे तुम भी आ गए, मतलब एक शोक दिख रहा है। ओहो वो मर गया, यहाँ भी एक क्या है, यहाँ भी एक भाव दिख रहा है। किस चीज का भाव दिख रहा है बच्चों, शोक भाव दिख रहा है। ठीक है, शोक भाव दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो भी हमारे विस्मय बोधक थे, जितने भी हमारे मिश्र वाक्य, ठीक है, जो भी हमारे वाक्यों के प्रकार थे, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, मैंने आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। सो बच्चों आपकी ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।